This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा गुरुवासरः ज्येष्ठ कृष्णप्रतिपदा दिनांक 25 जून 2021 माधव निदान मधुपोष्टिका उपशय दोषस्वरूप शंखं चक्रं जगन्नां दधमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यांशकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कपितकविलसच्चारुपूषाम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रथमोऽभ्यसः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। यतः दोषः तत्र समवायी निमित्तं वा, तो दोष उसमें क्या है व्याधि में, समवायी है या निमित्त है। न च समवाय कारण निमित्ताभाव प्रयुक्त नियमेन कार्याभाव किंतु असमवाय निमित्ताभाव प्रयुक्तो भी कि केवल समवाय या निमित्त अभाव होने के कारण निश्चित रूप से कार्य का अभाव होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि असमवाय निमित्ताभाव प्रयुक्त भी, असमवाय और निमित्ताभाव प्रयुक्त भी इस प्रकार का कार्याभाव होता है। यथा कपाल माला संयोग से असमवाय कारण से विनाशादपि घटाभाव, तो कपाल माला का संयोग अगर भंग हो जाता है तो भी घट का अभाव हो जाता है। तथा रोगे भी संप्राप्ति लक्षण से संयोग से नाशात रोग से विनाश, तो रोग में भी संप्राप्ति लक्षण जो संयोग है उसके विनाश से रोग का विनाश हो जाता है। दोषस्तु स्वतः क्रियांतरेण वा निवर्तते, दोष स्वतः या क्रिया अन्य क्रिया से निवृत्त हो जाता है। किंच यदि व्याधि प्रत्यनीकम अवश्यम दोषम निवर्तयेत इति स्वीक्रियते तथा उभय प्रत्यनीकात् भेदो दुरुपपादः स्यात्। अगर हम ऐसा मानते हैं कि व्याधि प्रत्यनिक निश्चित रूप से दोष को भी विपरीत काम करता है, दोष के भी विपरीत काम करता है, तो उभय प्रत्यनिक और व्याधि प्रत्यनिक में क्या भेद रहा, दोनों एक जैसे ही इस प्रकार के हो गए।
ननु यदि निमित्त कारणं दोषस्तत्कथं तदारब्ध विकारे वमनादिना दोषहरणं विधीयते। अगर दोष निमित्त कारण है तो दोषों से उत्पन्न होने व्याधियों में वमन वगैरह के द्वारा दोषहरण क्यों बताते हैं। निमित्त कारणोच्छेदादपि कार्यनाशः। नहीं, दंड कुलाल आदि उच्छेद घटोच्छेद। दंड कुलाल वगैरह जो है उनका उच्छेद होने पर घट का विनाश नहीं होता। यह निमित्त कारण इस प्रकार के हैं उच्चते। तो ये सब पूर्व पक्ष हुआ। अब बताते हैं यावन निमित्त कारणम ना निमित्त कारण स्थायी कार्य। जब तक निमित्त कारण रहता है तब तक कार्य रहता है। ऐसी स्थिति जहां होती है जिस निमित्त कारण के लिए होती है तत्र निमित्त कारणोच्छेदादपि कार्य नाशम। उसमें निमित्त कारण का उच्छेद होने से भी कार्यनाश होता है। तद यथा वर्त तैल नाशादपि प्रदीप नाश। वर्त्य और तेल इनके नाश से भी प्रदीप का नाश होता है। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा मंतव्य ऐसा है कि वर्ती तो निमित्त कारण है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन तैल जो है वो समवाय कारण दीप का इस प्रकार का रहेगा। और इन दोनों का नाश होने से कार्य का दीप रूपी कार्य का नाश इस प्रकार का हो जाएगा। तथा विधाश्च दोषा प्रायशः। और उसी प्रकार के दोष प्रायः है। अब ये मुद्दा फिर भी रह जाता है कि समवाय असमवाय और निमित्त ये जो कारणों का वर्णन न्याय वैशेषिक ने किया है, तर्क संग्रह में इसके बारे में काफी बहस की गई है। उनको अगर दोष और रूप इन कार्य कारण के दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोष किस प्रकार का कारण रहेंगे। और वैसे देखा जाए तो केवल दोष नहीं है, दोष दूष्य ये दोनों इसमें शामिल है। और वैशेषिक सिस्टम से देखा जाए तो दोष और दूष्य ये दोनों द्रव्य है। लेकिन व्याधि द्रव्य नहीं है, व्याधि बुद्धिस्थित पदार्थ गुण है इस प्रकार। फिर भी दोष और दूष्य इकट्ठा आने पर, उनकी समूर्छना बनने पर जो भी कुछ बनता है उसको व्याधि कहेंगे। और उसका ज्ञान ये गुण इस प्रकार का है। तो व्याधि क्या है वास्तव में। तो ये दोष और दूष्य इनके इकट्ठा आने से हुआ कुछ इस प्रकार का माहौल है, उसी में आया हुआ परिवर्तन है। और आरंभवाद के अनुसार ये अलग है दोष और दूष्य से। अगर समुदाय को भी लेकर चलते हैं तो अन्याय एवं समुदाय समुदाय कि समुदाय समुदाय से अलग इस प्रकार का होता है। सिर्फ उसके मेलन से, समुदायों के मेलन से समुदाय के बारे में जानकारी होती है, ऐसा नहीं है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है समवाय असमवाय निमित्त, इस भेद से कारणों का क्लासिफिकेशन है, उसमें अगर हम दोष दूष वगैरह समझना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो थोड़ी सहायता घट के कार्य के रूप में लेते हैं। यत् समवेतम कार्य कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय का। जिसके समवाय संबंध रखकर कार्य निर्माण होता है वो समवाय कारण होता है। यथा तंतवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादे है। तंतु जो है वो पट का कारण है, यह समवाय कारण है। पटश्च स्वगत रूपादे है। और पट उसका जो रूप है उसका कारण है। और गुण और गुणी इसमें समवाय संबंध रहता है। तो कहने का तात्पर्य है अवयव अवयवी, तंतु अवयवी है, अवयव है, और पट अवयवी है। तो अवयव अवयवी इसमें भी समवाय संबंध रहता है। तो इन दोनों समवाय संबंधों के आधार पर तंतु पट का समवाय कारण और पट पट रूप का समवाय कारण इस प्रकार का बताया। अब यही सिलसिला दोष दूष्य के बारे में सोचते हैं कि दोष और दूष्य समूर्छना होती है और व्याधि बनता है इस प्रकार से।
तो दोष जो है वो व्याधि का कारण इस प्रकार का हो गया। अब यहाँ व्याधि, दोष और दूष्य की एक अलग अवस्था है जो द्रव्य स्वरूप है, उसको समझने का तरीका जो है वो ज्ञान, व्याधि वो गुण। लेकिन जो अवस्था बनी दोष और दूषों के जरिए ये द्रव्य स्वरूप इस प्रकार की रहेगी। तो जैसे तंतु और पट है वैसे दोष दूष और व्याधि इस प्रकार। पटश्च स्वगत रूपादेह है, पट जो है वो उसके रूप का कारण इस प्रकार का है। उसी प्रकार से व्याधि के जो लक्षण होंगे वो उसका कार्य इस प्रकार के रहेंगे। तथापि तो दोष दूष्य समूर्छनावस्था विशेषो ज्वरादि रूपो व्याधि तत्कार्याश्चारुच्छादया, ये जो पंक्ति पीछे आके गई है कि दोष दूष्य समूर्छनावस्था विशेष व्याधि है और कार्य के रूप में उसके लक्षण अरुच्छादि निर्माण होते हैं। तो ये जो लक्षण है वो व्याधि का कार्य है और व्याधि उसका कारण है। हाँ, जैसे पट रूप का कारण पट है, उसी प्रकार व्याधि व्याधि के लक्षणों का कारण व्याधि है। हाँ। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेते सति कारणम असमवाय कारण। कार्य से या कारण से एक समवाय एकस्मिन् अर्थे समवेते सति, एक ही अर्थ पर रहकर जो समवाय कारण रहता है वो असमवायी कारण इस प्रकार का बताया। यथा तंतु संयोग पटस्य तंतु रूपम पटगत रूपस्य, तंतु संयोग जो है वो पट का कारण इस प्रकार का बताया गया। वैसे ही यहाँ दोष दुष्ट समूर्छना ये व्याधि का कारण कहा। वहां पे संयोग था, यहाँ भी संयोग है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग नाम दे दिया, समूर्छना इस प्रकार से। ये दोनों मिलजुल हो जाते हैं और फिर वो व्याधि का कारण इस प्रकार से बनते हैं। तो ये जो तंतु संयोग है वो तंतुओं पे रहता है और व्याधि का कारण इस प्रकार का होता है। तो कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेते सति कारणम असमवाय कारण। तंतु संयोग तंतुओं में रहता है और तंतु का कार्य जो पट उसका कारण इस प्रकार का बन जाता है। तो कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे, उस कार्य के साथ पट रूप जो कार्य है उस कार्य के साथ तंतु संयोग तंतु इसमें रहता है। हाँ, तो इस प्रकार से कार्य से एक स्थान में रहने के कारण तंतु संयोग पट का कारण इस प्रकार का हो जाता है। वैसे दोष दूष समूर्छना ये दोष और दूष्य इनके ऊपर रहेगी और दोष दूष से उत्पन्न होने वाला जो व्याधि है उस व्याधि को निर्माण करेगी। तो उस कार्य के साथ, व्याधि रूप कार्य के साथ दोष दूष्य समूर्छना, दोष और दूष्य इनका ऊपर है। तो कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेते कारणम असमवायी कारण। इस प्रकार से दोष दूष्य समूर्छना एक कारण बन जाती है, असमवायी कारण व्याधि रूपी कार्य। कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेते कारणम असमवायी कारण, ये भी दूसरा कारण है। यथा तंतु रूपम पटगत रूपस्य, इस प्रकार से। हाँ, तो वहां तंतु रूप तंतु पर रहता है और तंतु रूप का कारण जो पट रूप का कारण जो पट उसके साथ हाँ, तंतु में रहता है इस प्रकार से। अब जिस रंग के तंतु होंगे उसी रंग का पट बनेगा, उसमें संदेह नहीं है। लाल रंग का है तो लाल बनेगा, पीला है तो पीला बनेगा, लाल पीला मिक्स है तो लाल पीला बनेगा वगैरह। तो यहाँ तंतु रूप, हाँ, ये पट रूप का कारण इस प्रकार का है
और वो तंतु रूप तंतुओं पे रहता है, उसमें समवाय संबंध है रूप और गुण और गुणी इस प्रकार से। और उसका जो कार्य पट रूप इस प्रकार का, वो पट रूप पट के ऊपर रहता है, क्योंकि वहां पे अवयव अवयवी सॉरी गुण गुणी इस प्रकार का संबंध है। तो तंतु रूप तंतु और पट रूप का कारण जो पट, इन दोनों के एक अधिकरण में रहने के कारण तंतु रूप पट रूप का कारण हो जाता है, ये वहां पे बता। उसी प्रकार जो दोष हिस्सा ले रहे हैं, जो दोष हिस्सा ले रहे हैं व्याधि के निर्माण में, तो व्याधि का कार्य जो लक्षण है, वो लक्षण जिस प्रकार का कारण दोषों का रहेगा, किम आहारेण कुपिता वायु किम विहारेण तम लघुना शिशुकैः रूक्षेण वा, ये जो बात चरक मीमांसा 8वें अध्याय में बताई गई कि शीत गुण से अगर वात प्रकोप हो गया है इस प्रकार से, और उस वातक की किसी दूषक के साथ समूर्छना हो गई है और एक वातक व्याधि निर्माण हो गया है, अब ये शीत गुण जो है वायु का, वो व्याधि के कार्य जो स्तंभ संकोच इस प्रकार के अगर कार्य शीत के गुण ये उत्पन्न हो, तो उसका कारण बन जाएगा। ये अगर रूक्ष गुणात्मक है तो शायद रूक्ष गुण से होने वाले काठिन्य वगैरह इस प्रकार से जो कार्य है उसका कारण बने। अम्ल गुणोद्रिक्त पित्त है तो अम्ल छर्दी अम्ल उद्गार इस प्रकार के व्याधि के कार्य लक्षण रूप जो कार्य है उसका कारण बने। तो ये जो शीत रघु रूक्ष वगैरह गुण वायु के संबंध में है, उस गुणों से युक्त वायु किसी दूषित से समूर्छना करके व्याधि को निर्माण करता है, और वो व्याधि के लक्षण जो है, कार्य जो है लक्षण स्वरूप, उसका कारण बन जाता है। तो इस तरीके से दोष और दूष्य इनके गुण या उनकी मात्रा का प्रमाण इस प्रकार से वगैरह वगैरह, ये व्याधि का जो कार्य लक्षण उसका हेतु इस प्रकार से बन जाएंगे, और ये असमवाय कारण इस प्रकार का बन। इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर हो सकता है, क्योंकि ये बात किसी ने कही नहीं है, मैं पहली बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। मैं कल सोच रहा था कि लोगों तक ये कैसे पहुंचाए, और मूल सूत्र का आधार लेके, तर्क संग्रह के सूत्र का आधार लेके किस तरीके से छात्रों तक ये विषय पहुंचाए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, घटक का या पटक का उदाहरण लेके इस तरीके से हम कर सकते हैं। और जो दोष दूष्य इसमें शामिल हो जाएंगे, वो दोष दूष्य के गुण क्या है। यह एक मुद्दा अहम है कि समवाय कारण हमेशा द्रव्य ही होता है, असमवाय कारण हमेशा गुण ही होता है, न्याय वैशेषिक पद्धति से। तो ये दोषों के जो गुण है, वो व्याधि के लक्षण स्वरूप में जो देखा जाएगा, उसके लिए जो गुण कार्यकारी होगा उससे जुड़े इस प्रकार से रहेंगे। तो स्रवसव व्यास वेद स्वाप सादर जन्म संज्ञान संकोच वर्त हर्षण कर्षण वगैरह वगैरह, ये प्रकृति वायु कर्माणी इस प्रकार से वो बताते हैं। तो उसका संबंध उसके कारणों से है, गुण रूप कारणों से है। अब जब समूर्छना बनती है तो वायु का विशिष्ट गुण, विशिष्ट दूष्य, चाहे रक्त हो, चाहे अस्थि मज्जा हो, चाहे मांस हो, कुछ भी हो इस प्रकार, इन दोनों के मेलन से व्याधि रूपी कार्य निर्माण होता है, और इन गुणों के आधार पर व्याधि के लक्षणों की अभिव्यक्ति इस प्रकार। के सदाशिव शर्मा इस नाम के वैद्य का जामनगर में संप्राप्ति लक्षण संबंध ये थीसिस हुआ था।
पणसलकर ने काफी प्रशंसा उसकी की थी। पूरा थीसिस संस्कृत में है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि संप्राप्ति में हिस्सा लेने वाले जो दोष हैं उनके आधार पर लक्षण किस प्रकार से निर्माण होंगे, ये निर्भर इस प्रकार का होगा, वो समझ पाएंगे इस प्रकार। अब बात यह है कि अम्ल पित्त का उदाहरण हम देखते हैं। अगर खट्टी चीजें बहुत ज्यादा खाई है और उससे पित्त बढ़ रहा है तो अम्लोद्गार, अम्लच्छर्दी ये लक्षण प्राधान्य से दिखते हैं। अगर कटु सेवन ज्यादा है तो विदाह ये लक्षण ज्यादा दिखता है, ये देखा जाता है। तो मैंने यशस्वी जोशी को ये उसका एमडी का थीसिस था कि कारण से लक्षणों तक उनका तालमेल कैसा होता है, बीच में संप्राप्ति आ जाती है। हाँ, तो हमने अम्लपित्त और श्वास ये दो विकार लिए थे और हाँ, उसने पीएचडी की, मैं गाइड था। तो हमने 100 केसेस लिए थे, मुझे अभी याद नहीं है पक्का, अम्लपित्त के और तमक श्वास के, और कारण और लक्षण इनका तालमेल करने की कोशिश की थी। तो ये पाया गया कि अम्ल गुणोद्रिक्त है तो अम्ल डकार वगैरह इस प्रकार से आएंगे, कटु रसात्मक है तो अलग चीज होगी, लवण रसात्मक है तो अलग चीज होगी। ये तीनों रस पित्त को बढ़ावा देने वाले हैं इस प्रकार। और उसी प्रकार से तमक श्वास में किस प्रकार के कारण सेवन है उसके अनुसार उसके लक्षण भिन्न भिन्न इस प्रकार के होते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि समवाय और असमवाय इन कारणों को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो भी काफी जानकारी प्राप्त होगी। और जैसे राजेंद्र देशपांडे का थीसिस था कि कफ से उत्पन्न होने वाले विकार और उसमें कफ के गुणों का संबंध, शीत गुण से क्या होता है, निग्ध गुण से क्या होता है, गुरु गुण से क्या होता है वगैरह वगैरह। तो हमने पहला फिल्टर लगाया कि कफ कारण और कौन सा भी रोग, ये रोग कार्य इस प्रकार का है, तो 1450 रिकॉर्ड निकले। और इसमें कफ के गुणों का जिसमें निर्देश है, स्निग्ध, गुरु, शीत वगैरह, ऐसे कितने रिकॉर्ड थे? 450 रिकॉर्ड। तो ग्रंथों में जैसे हम प्रमेह पढ़ रहे हैं अभी, अब प्रमेह में शीत गुण से शीतमेह वगैरह इस प्रकार से जो है उदकमेह, या फिर इक्षुरस इस प्रकार का इक्षुमेह, तो इनके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि किस गुण के जरिए किस लक्षण का निर्माण इस प्रकार का हो रहा है। और फिर वो अगर भली भांति हम समझ पाते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का हो। तो ये प्रयास सिलसिला चलता रहेगा जब हम लक्षणों का कारणों का एनालिसिस करेंगे और किस कारण के जरिए किस प्रकार का दोष का प्रकोप होगा और वो उसका रिफ्लेक्शन लक्षणों में किस प्रकार से आएगा। संप्राप्ति लक्षण संबंध हो या फिर निदान लक्षण संबंध इस प्रकार की बात, या निदान संप्राप्ति लक्षण, इन सभी का संबंध इस प्रकार की बात। तो ये अगर भली भांति हम समझ पाते हैं तो थोड़ी आसानी होगी कि रिवर्ट कैसे करना है। ये जो रोग का निर्माण हुआ है उसको फिर से एक तो संक्षेपक क्रिया को निदान परिवर्जन, इस प्रकार से निदान परिवर्जन पहली स्टेप रहेगी। और दोष की इस अंशांश विकल्पना के आधार पर अगर अम्ल गुणोद्रिक्त है तो क्षार धर्म का प्रयोग करना है, ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं उसमें। और फिर उसमें ये लक्षणों में राहत इस प्रकार की आ जाएगी अब ठीक होगा। तो समवाय और असमवाय इस प्रकार से हम सोच सकते हैं दोष और व्याधि के बारे में। तो समवाय कारण का नाश हो गया तो भी व्याधि का नाश होता है, कार्य का नाश होता है। इसलिए दोष का निवारण अगर कर देते हैं तो
उससे आरब्ध जो विकार है, चाहे अम्ल पित्त हो, चाहे कुष्ठ हो, चाहे प्रमेह हो, या कोई और इस प्रकार की चीज हो, उसका विनाश होगा। दोष दुष्ट समूर्छना को भी अगर भंग कर पाते हैं तो आम्लरसामुळे निर्माण होणाऱ्या लक्षणे असतील तर हेतुविपरीत चिकित्सा काय करता येईल? आम्लपित्त क्षार करता येईल, अजून काय करता येईल? तस्मात् नैक रतन द्रव्य भूत संघात संभवात नैक दोषास्ततो रोगाः, ये एक अहम बात वार्पट ने कही है। तो ये सम्मिश्रण रहता है, केवल अम्ल ही रहेगा ऐसा नहीं है, उसके साथ में शीत उष्ण वगैरह गुण भी रहेंगे। अगर बहुत खट्टी चीजें की खाने की आदत है तो इमली से लेकर दही तक बहुत सारे पदार्थ रहेंगे, आंवला भी रहेगा इसमें। आंवला शीत है, दही उष्ण है, तो अम्ल के साथ कौन से गुण है, बाकी गुण क्या है, ये भी देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और उससे दोष प्रकोप जिस प्रकार का हो रहा है, अब ये कारणों की परंपरा चलती रही कि अम्ल गुणोद्रिक्त पित्त हो गया और वो पित्त लक्षण के रूप में व्यक्त हो गया, अम्ल डकार या अम्ल छर्दी, इस प्रकार से। तो इसमें अम्लोद्रिक्तता स्पष्ट रूप से दिख रही है, लेकिन उसके साथ में अन्य भी लक्षण इस प्रकार के रहेंगे। अम्ल रस कषाय रस चिकित्सा पण करता येईल। रौद्र रस्म में भी यूज लाइक नागरस इन लवण रस हो सकता है। तो मेरा सुझाव ऐसा है कि इस तरीके से केस को देखने की कोशिश करो, एनालाइज कि कौन कौन से आहार्य द्रव्यों का सेवन हुआ है, उसके क्या क्या गुण है, और उसके जरिए जो व्याधि निर्माण हुआ है और उसके जो लक्षण निर्माण हुए हैं, उनका इन गुणों से कैसा संबंध है। तो ये असमवाय कारण के रूप में उसको समझने की कोशिश करें, लक्षणों के आधार पर या हेतु सेवन के आधार पर। और इस गुण विपरीत चिकित्सा इस प्रकार की करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। विपरीत गुण देश काला मात्रा कालोपादिते ही भिक्षजे विनिवर्तन्ते विकाराः साधितम्। तो ये विपरीत गुण ही ये कहा, क्यों कहा शंकराचार्य ने? देश काल मात्रा, देश मात्रा कालोपादिते, तो देश मात्रा और काल इनसे जुड़े, इनसे युक्त, इस प्रकार से विपरीत गुण भेषज का प्रयोग करना है। शीतेन उष्णपता रोगान शमयन्ति विषविदा ये शीतपता रोगास्तेषां उष्णं, ये भी बात होता है। तो द्वंद्व क्या है, द्वंद्व कौन से है, इनको समझकर उस प्रकार का अगर प्रयोग करेंगे विपरीत, लेकिन वहां पे विपरीत गुण की बात की है, विपरीत द्रव्य की बात नहीं कही। वैसे देखा जाए तो तैल गुरुता और मधु ये विपरीत द्रव्य है, तीनों द्रव्य है, तीनों आहार्य है, और उनकी एक खासियत है। वैसे रसोन भी स्निग्ध गुरु उष्ण है, वात के खिलाफ है, लेकिन रसोन की प्रशस्ति नहीं आई, तैल की प्रशस्ति आई। तैल को प्रधान औषध इस प्रकार का बताया गया। तो इनकी एक खासियत है, तैल घृता और मधु, और ये द्रव्य है। लेकिन बाकी द्रव्यों के बारे में अगर विचार करना है तो गुणों के आधार पर विचार करना आवश्यक प्रकार का रहेगा। और वो विपरीत गुण इस प्रकार के मात्रा देश काल से उपपादित जो द्रव्य होंगे, क्योंकि गुण वैसे नहीं दे सकते हैं, गुण द्रव्य के आधार से ही रहेंगे और द्रव्य ही देना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो
गुण भी देने हैं तो भी द्रव्य देना है, और इसके बाद में ये इसके बारे में ये सोच सकते हैं कि कौन से द्रव्य का प्रयोग करें, किन गुणों से युक्त होने के कारण ये प्रयोग करें, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो समवायी और असमवायी के बारे में काफी जिक्र इस प्रकार की हुई। और समवाय कारण के नाश से भी कार्य का नाश होता है। तो दोष निर्हरण अगर किया जाए तो भी व्याधि रूपी कार्य का नाश हो जाता है। असमवाय कारण जो दोष दोष समूर्छना इस प्रकार की है, या फिर दोषों के गुण, आहार के गुण जिसके जरिए, या विहार के गुण जिसके जरिए दोष विशिष्ट गुणों से प्रकटित हुआ है, उसके आधार पर व्याधि के लक्षण जो कार्य के रूप में उत्पन्न हो जाएंगे वो किस तरीके से रहेंगे, ये सोचकर उसके विपरीत चिकित्सा करनी है। एक तो संक्षेपत क्रियाएं को निदान परिवर्जन से निदान परिवर्जन करना है, और फिर ये देश मात्रा कालोपपादित ही, ये कालोपपादित एक अजीब अनुभव वेणुमाधव शास्त्री जोशी ने बताया था कि सर्दी जुकाम बार बार होता था, ऐसी तकलीफ थी, और छाछ पीने की आदत थी, भोजनों के बाद बड़ी मात्रा में छाछ लेते थे, और वो बोल रहा था कि मैं छाछ छोड़ूंगा नहीं, मुझे बहुत प्रिय है इस प्रकार से। तो सर ने कहा कि ठीक है, लेकिन समान काल में ले लो, खाने के बीच में एक छाछ ले लो, या शुरू में ले लो। शुरुआत छाछ और चावल के साथ करो, और अंत में दाल और चावल इस प्रकार करो। तो ये करने से उसका शरीर जुकाम बंद हो गया। तो विपरीत गुण ही देश काल मात्रा उपपादित ही। पण आता मला एक स्वतःचाही अनुभव आहे. कढीभात हा शेवटी घालायचा तसं कदाचित किंवा वगैरे जर भात वर्षातून मिसळला आणि त्यावर थोडी केली, नहीं, विदाही पदार्थ अंत में अगर खाते हैं तो उससे तकलीफ होती है, लेकिन वो समान काल में जाते हैं तो तकलीफ नहीं होता। दही अंग क्षार परपटा इस प्रकार का है, और ये गुजरात में ज्यादा प्रचलन है परपट का इस प्रकार का। फिर भी उसमें उड़द दाल है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। पण अग्र संग्रहामध्ये रिझन रसोन प्रभंजन नाम असा आलाय अष्टांग हृदयमध्ये, आणि वातासाठी तेल पण आहे अग्र संग्रहामध्ये। यात फरक कसा करता येईल? ये सरफिर मधु तैल, तैल सरफिर मधु, ये जो बताए गए हैं ये विशिष्ट दोषों के लिए विशिष्ट द्रव्य स्वरूप आहार स्वरूप इस प्रकार के हैं। वैसे रसों भी आहार नहीं है, लेकिन परमौषधक ये बात सिर्फ तेल के बारे में बताई गई है। रसोन वात के लिए एक अच्छी दवा है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये शायद उसके गुणों के द्वारा काम करने वाला और रसायन इस प्रकार का है। तो अग्र संग्रह की एक बात अलग है, और मीमांसन पहले अध्याय में या वाग्भट के पहले सूत्र स्थान के पहले अध्याय में जो तैल घृता और मधु इनके बारे में निर्देश है, वो थोड़ा अलग इस प्रकार का है। तो मैं मानता हूं ये द्रव्य विशेष इस प्रकार के हैं, क्योंकि गुणों के आधार पर होते होते तो काफी अन्य द्रव्य भी आ जाते, लेकिन ये द्रव्य की खासियत है, और इसलिए तैल सत्विर मधु ये अहम बताए गए हैं। और अग्र संग्रह में जो बातें की है वो रोग के हिसाब से, ये थोड़ा दोषाधिकार है और वो रोगाधिकार। वातव व्याधि के लिए रसोन अच्छा है इस प्रकार, तो उसका जो कार्य निर्माण हो रहा है दोष के जरिए, उसके लिए ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। दोष के लिए तेलाचं पण अग्र संग्रहामध्ये आहे। अब जब दोष की चिकित्सा करनी है तो शायद ये अग्र संग्रह काम में आएगा, और अगर व्याधि की चिकित्सा करनी है तो रसोन आएगा।
वाताच्या आवरणामध्ये रसवणाचा उल्लेख आहे. पित्तरक्त विनिर्मुक्त समस्त आवरणावृत है, पित्तर रक्त छोड़कर बाकी सभी प्रकार के आवरणों में रसों ये प्रधान इस प्रकार का बताया गया है। तो ये रसोन की खासियत इस प्रकार का है. रसोन अमृतवातासाठी धातू क्षयात्मक वातव्याधी नाही. वैसे देखा जाए तो रसोन वृक्ष भी है और वाजीकरण रसायन भी है, तो धातु क्षय में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पित्त और रक्त ये नहीं होनी चाहिए. सबसे अहम मुद्दा है रसोन के बारे में कि पित्त रक्त का संबंध है तो रसोन अच्छा नहीं है. कफ और वात के लिए रसोन बहुत अच्छा है. इस प्रकार का दोनों रेफरेंस वाग्भट पित्तस्थान ठीक है ना, मैं उससे सहमत हूँ कि दोनों रेफरेंसेस है, कोई संबंध नहीं है. फिर भी एक दोष के हिसाब से और एक व्याधि के हिसाब से है. अग्र संग्रह की बात प्रायः रोग के बारे में की जाती है. मुस्तापर पटकन ज्वरे त्रिशूलम दुष्टोष्टोभवम वगैरह वगैरह बातें बताई गई. लेकिन अगर दोष को ही हमें ट्रीट करना है, विकार नामा कुशलो नजरियात कदाचन नहीं सर्व विकाराणाम नाम तो ये जो बात बताई गई कि विकार के बारे में अगर आप निश्चय नहीं कर पाते हैं तो क्या करना है आपको, तो दोषों को ही देखना है और दोषों की ही चिकित्सा करनी है. तो उसमें तैल सर्पित मधु ये अहम रहेंगे. और अगर आप वातव व्याधि आवृतवात वगैरह इस प्रकार का कुछ निदान कर रहे हैं तो रसो इसमें अग्रिय इस प्रकार का रहेगा. तो कहने का तात्पर्य तो ये है कि हमें भली भांति ये सब बातें देखनी है कि आहार विहार के किन गुणों के कारण किस दोष का प्रकोप हुआ है और उससे उत्पन्न हुआ व्याधि किस प्रकार के लक्षण दिखा रहा है. उसके आधार पर उन कारणों को टालना और हेतु प्रत्यय की चिकित्सा देना या फिर व्याधि प्रत्यय की चिकित्सा, ये जो बात अग्र संग्रह की बात है वो व्याधि प्रत्यय की चिकित्सा है. और उसका रोल दोष दुष्ट समूर्छना भंग करने में. तो असमवाय कारण का नाश दो तरीके से होगा. एक दोष दुष्ट समूर्छना भंग करना इस प्रकार से, और जिन गुणों से जिस दोष की वृद्धि हो रही है उस दोष की वृद्धि को कम करते जाना, वो गुण वाले पदार्थ टालना, उसके विपरीत गुण वालों का सेवन करना इस प्रकार से. तो ये संप्राप्ति भंग का दूसरा छो इस प्रकार का है. और फिर उसके जरिए भी कार्य नाश, व्याधि रूप कार्य का नाश हो जाएगा और उसके लक्षण स्वरूप उसका जो कार्य है उसका भी नाश हो जाएगा. क्योंकि व्याधि का कार्य जो लक्षण है उसका कारण ये दोषों की अंशांश विकल्पना है, उसका कारण आहार में जो अंशांश विकल्पना है वो है. तो इन सभी बातों को भली भांति समझेंगे तो ये लक्षण अगर प्रधान है तो उसको कैसे ट्रीट करें. जैसे अभी ये अम्ल गुणोद्रिक्त है तो क्षार का प्रयोग कर सकते हैं, नागभस्म का प्रयोग कर सकते हैं वगैरह वगैरह. इस प्रकार से जो है वो उसमें ध्यान में लेना जरूरी इस प्रकार का रहेगा. और समूर्छना भंग के लिए अग्र संग्रह जो है व्याधियों का उसका प्रयोग करेंगे. मैंने जैसे कहा था कि ये माधव सानी जिनके नाम पर ये माधव बाग का माहौल खड़ा किया गया है, वो अग्र संग्रह वाले चिकित्सक थे. आने वाले सभी मरीजों को अग्र संग्रह से दवा देते थे और काफी अच्छी प्रैक्टिस इस प्रकार की थी. ग्रंथों में जो निर्देश है वो पहले हेतु प्रत्यय की चिकित्सा करनी है, उससे अगर व्याधि मिटता नहीं है तो व्याधि प्रत्यय की करनी है. ऐसा है ग्रंथों में जो निर्देश है तो इस प्रकार का. एवं अन्यानपि व्याधि स्वनिबंधदान विपर्यय चिकित्सित अनुबंध हेतु सति हेतु विपर्यय त्यक्त्वा यथायथं वैद्य युञ्जात व्याधि. अगर हेतु विपरीत चिकित्सा से बात बनती नहीं है, अनुबंध रहता है व्याधि का, तो व्याधि विपरीत देनी है और हेतु विपरीत बंद करनी है वहां पे. ये सभी बताया गया है.
तो त्यक्त्वा यथा यथम वैद्यो युंज्यात् व्याधि विपर्ययम्, त्यक्त्वा की बात क्यों आई है? तो इनका कहना है कि आरंभवाद है, सत्कार्यवाद का यहाँ रोल नहीं रहेगा। तो आरंभवाद को लेकर उस व्याधि के लिए जो चिकित्सा करनी है वो करो, इसमें संप्राप्ति भंग हो जाएगा, और संप्राप्ति भंग होकर दोष दूष अलग हो जाएंगे तो फिर से हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा लागू हो। नहीं तो ये त्यक्त्वा की बात क्यों करते हैं? वो चालू रखो और व्याधि प्रत्यनिक भी उसमें जोड़ दो, ऐसा बताते। लेकिन निश्चय पूर्वक वहां पे बताया गया है कि हेतु विपर्य त्यक्त्वा, हेतु विपरीत चिकित्सा जो है उसको छोड़ दो और व्याधि विपरीत आरंभ करो। व्याधि विपरीत से व्याधि की समूर्छना बंद हो गई तो फिर से दोष दूष अलग हो जाएंगे, तो फिर हेतु विपरीत चिकित्सा फिर से कारण इस प्रकार की। तो इस तरीके से अगर ये कार्य कारण भाव समवायी और असमवायी के बारे में समझ लें। अब रही बात निमित्त कारण के नाश से कार्य का नाश होता है या नहीं होता है। दंड कुलाल वगैरह जो कारण बताए गए हैं, निमित्त कारण या तुरी वेमादिकम पटस्य, पटका तुरी वेमा वगैरह, ये जो कारण बताए गए उनके नाश से पटक या घट का नाश नहीं होता, ये तो जाहिर है इस प्रकार से। तदवे भिन्न कारण निमित्त कारण, संग्रह में इतना ही बताया कि उससे अलग जो कारण है वो भिन्न निमित्त कारण इस प्रकार का। अब निमित्त कारण के नाश से कार्य नाश नहीं होता है, फिर भी यहाँ उन्होंने एक अलग उदाहरण दिखाया, वर्तितैल नाशादति दीप नाशा। तो वर्ती या तेल का नाश हो गया तो भी दीप का नाश होता है, इसमें मैं समझता हूँ तैल समवायी कारण है, उसको छोड़ो वर्ती, लेकिन इसमें निमित्त कारण इस प्रकार की है। तो यावत स्थायी निमित्त इस प्रकार का है, या जब तक यावन निमित्त कारण स्थायी कार्य, जब तक निमित्त कारण है तब तक स्थायी कार्य है, ऐसी अवस्था अगर होगी तो उसमें निमित्त कारण के नाश से भी व्याधि का नाश इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये बात अब कैसे समझेंगे, ये एक अलग इस प्रकार का माहौल है। प्रवृत्ति हेतुर्भावानां न निरोधस्ति कारणं केचित् तत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवर्तनं, कि भावानां प्रवृत्ति हेतु अस्ति, भावों को निर्माण करने के लिए कारण चाहिए, प्रवृत्ति का कारण चाहिए, हेतु अस्ति। न निरोधस्ति कारण, भाव के नाश के लिए कारण नहीं होता है, नाश स्वाभाविक इस प्रकार का। केचित् तत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवर्तनम, हेतुओं का नहीं होना यही हेतु है, ऐसा बता। तो कारणों का निरंतर सेवन करते रहना ये भी एक कारण बनेगा रोग के हिसाब से, और वो कारण हम टालेंगे इस प्रकार से तो भी व्याधि का नाश होगा। व्याधि का नाश अपने आप होने वाला है, लेकिन व्याधि निर्माण ही नहीं होगा, क्योंकि कारण ही उसको निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। तो इस प्रकार से कारणों को टालना ये भी एक कारण होता है इस प्रकार से। बाकी परिचारक है, औषध है, या फिर रोगी खुद है इस प्रकार, इनके बारे में गुण दोष बताए गए हैं। तो ये भी निमित्त कारण इसमें बन सकते हैं, और वो भी कारण अगर दूर हो जाए, फक्त याच्यात पूर्वकर्माचं तेही नाहीये, वो आत्मा से ले लेंगे। हाँ। दोष दूष्य के बारे में हमने हम सोच रहे हैं, लेकिन पूर्व कर्म जो अगर व्याधि है वो व्यक्त होगा इन दोष दूष्यों के अनुसार ही व्यक्त होगा। उसका मूल कारण पूर्व कर्म है, पिछले जन्मों का वगैरह इस प्रकार से।
और उसके जरिए ये विकार निर्माण हो रहा है, तो वैसे हमारे दृष्टि से आत्मा भी द्रव्य ही है। और वो रोग का कारण बनेगा, वास्तव में वो नहीं रहा कारण होगा, पूर्व कर्म जो है वो रोग का कारण इस प्रकार का रहेगा, वो आत्मा से जुड़ा इस प्रकार से रहा। तो अभी तक बात हुई है वो गुणों की बात हुई है, न्यायवैशेषिक सिस्टम के आधार पर जो बात अभी चली इतनी देर तक, वो गुणों के आधार पर, द्रव्य के आधार पर, द्रव्य समवाय कारण है और गुण असमवाय कारण है। अब पूर्व कर्म ये कर्म है, और कर्म भी रोग का कारण इस प्रकार का बन जाता है। अब ये न्यायवैशेषिक सिस्टम ने कैसे दिखाया, ये एक अलग इस प्रकार का मामला होगा। और विहारात्मक जो कर्म है, हाँ, उसको हम विहार के जरिए जिस प्रकार से गुण शरीर में बढ़े हैं, आलस्य है, सोते रहना है, बैठ के रहना है, तो इस प्रकार के कर्म के जरिए कफ का निर्माण होगा और वो गुरु वगैरह गुणों से संपन्न इस प्रकार का होगा। और उसके विपरीत व्यायाम करेंगे तो ये गुरु गुण का हनन होकर लघु गुण निर्माण होगा, और उससे कफ के कारण निर्माण होने वाले जो किस्तिनी तत्व वगैरह इस प्रकार के लक्षण होंगे उनका नाश होगा इस प्रकार। तो इसमें हम देखते हैं कि कर्म को भी हम गुणों के आधार पर, विहारात्मक कर्म जो है उनको गुणों के आधार पर जोड़िए थे। उसी प्रकार से पूर्व कर्म जो है उसके बारे में कैसे सोचेंगे, ये आत्मा से संबद्ध है, लेकिन उसमें जो भी क्रियाएं होगी वो तो व्यक्ति करेगी इस प्रकार से है। और ये व्याधि उस व्यक्ति से जुड़े इस प्रकार के रहेंगे। तो प्राक्तनैर्वा एदितामलाः, ये बात जो पुष्ट में बताई गई है, यत्राश्रिता कर्मगुणा कारणम समवायि तद्द्रव्यम, इस द्रव्य के अनुसार, द्रव्य की व्याख्या के अनुसार आत्मा द्रव्य है। द्रव्य को मैटर मत समझो, मैटर और द्रव्य अलग है। ये गलतफहमी हो जाती है कि मैटर को द्रव्य कहते हैं, और मैटर ये आधुनिक परिभाषा है, आधुनिक विज्ञान की परिभाषा है। और ये जो आत्मा है वो इस प्रकार का मैटर नहीं है, वो द्रव्य है, क्योंकि उसके साथ गुण और कर्म जुड़े हुए हैं। अब ये पूर्व कर्म के बारे में आत्मसंबद्ध कर्म कुष्ठ जैसे व्याधि का कारण इस प्रकार का बन जाता है। तो वो कैसे हम समझ लेंगे? फिर भी इस प्रकार से सोचते हैं कि इन कर्मों के द्वारा द्रव्यों में दोष, धातु, मल या दोष और दूष्य, इनमें कुछ बदलाव इस प्रकार से आएंगे और फिर कुष्ठ का निर्माण होगा, चाहे सोरियासिस हो, चाहे कोई अन्य कुष्ठ विचर्चिका हो इस प्रकार से। और देखेंगे तो हम दोषों के गुण ही देखेंगे, लेकिन उसका कारण इस प्रकार का पूर्व कर्म है, ये अगर समझ पाएंगे, आत्मा अमृत द्रव्य बराबर। तो मूर्त में भी परमाणु से संबद्ध इस प्रकार की मूर्त आकृति जिसमें है वो मूर्त कहला। काल दिग आत्मा ये अमूर्त द्रव्य है, मन फिर भी मूर्त द्रव्य है, क्योंकि वो परमाणु स्वरूप इस प्रकार अणुतम इस प्रकार का परमाणु नहीं है, वो अणुस्वरूप है। लेकिन अणुपरिमाणी इस प्रकार का है, परिमाणी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ रहेगा कि हमारे दृष्टि से किसी भी प्रकार का कारण हो तो इसमें बिठाना पड़ेगा। अब मन से संबद्ध भावना ये है, और वो भी कारण हो जाती है रोगों में इस प्रकार से। चाहे
वेगों का धारण हो उदीर्ण हो, इस प्रकार का है। नौस्तु धारे वेगान हितैषी प्रेत्य च लोभेर्षाद्वेषमात्सर्य रागादीनां हितेन्द्रियः। तो इन रोगों को धारण कर, इन वेगों को धारण करना है, ऐसा कहना है। और अगर ये धारण नहीं हुआ तो भी रोग निर्मिति इस प्रकार की होगी। तो वहां भी मन द्रव्य है। और कामशोक भयाद वायु क्रोधात् वित्तं त्रयोमलाः प्रपद्यन्ति, ये जो बात बताई गई है कि इनके जरिए आखिर होता क्या है, दोष प्रकोप। तो दोष दूष समूर्छना ये कहीं भी जाती नहीं है। ये शायद आहार विहार से संबद्ध हो, पूर्व कर्म से संबद्ध हो, या मानस विकार से संबद्ध हो। दोष दूष समूर्छना का एक अहम रोल सभी में रहेगा, और उसको भली भांति समझ पाएंगे तो समवाय असमवाय और निमित्त इस प्रकार से समझेंगे। निमित्त कारण का दूसरा भी एक हो सकता है कि एलर्जी के बारे में, जैसे जिसकी एलर्जी है उसका संपर्क हुआ, सेंट है या फिर धूली है वगैरह वगैरह, और फिर अटैक आ गया, स्टमक श्वास था, सोरियासिस था वगैरह वगैरह। तो उसमें संचित अवस्था दोषों की किसी दूसरे कारणों से, और ये संचय शरीर में तैयार है, और फिर जिसके एलर्जी है उसका सेवन हो गया और फ्लेयर अप हो गया, तो ये निमित्त कारण हो जाता है वहां पे। वो फिर भी दोष वैषम्य निर्माण करने में कारण है या नहीं है, लेकिन ये ट्रिगरिंग फैक्टर है इस प्रकार से। तो उस प्रकार से निमित्त कारण के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारी सिस्टम न्यायवैशेषिक सिस्टम इस प्रकार की है, क्योंकि जो पूरा पदार्थों के बारे में बताया गया, सामान्यांचे विशेषणचे गुणान द्रव्याणि कर्मच, इस प्रकार से, तो ये षट पदार्थ बताए गए, तो बेस वही है, तो कार्यकरण भाव भी उसी से जोड़ा जाए। सिर्फ उसको कैसे बिठाना है, ये घटपट के उदाहरण छोड़कर रोग का उदाहरण लेकर स्पष्ट करना है इस प्रकार से, जो काफी बहस कल और आज इसके बारे में हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये काफी प्रकाशक इस प्रकार की रही हो। अब इसके बारे में वास्तव में किताब लिखना जरूरी है और छात्रों तक ये बातें पहुंचाते रहना जरूरी है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि क्रमिक किताब इस प्रकार की जो रहती है, सिलेबस के अनुसार लिखी गई किताबें, तो अगर वो परीक्षक है तो उसकी किताबें दिखती है और छात्र उसे ही पढ़ते हैं। परीक्षक वो नहीं है या पेपर सेटर भी नहीं है, तो फिर उनको देखा नहीं जाता। अगर अध्यापक जिक्र करते हैं कि अध्यापक खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, केवल परीक्षा देना ये उद्देश्य ही नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना ये उद्देश्य होना चाहिए, और ये ज्ञान है। तो किसी न किसी तरीके से हमें ग्रंथों का ज्ञान हो जाए, वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो चाहे शारीरिक क्रिया विज्ञान का विषय हो, चाहे निदान का विषय, रोग निदान का विषय हो, इसमें ये सब बातें आनी चाहिए। मुझे कुछ मौका मिलता है तो मैं जरूर इसके बारे में जिक्र करूंगा। अभी तो फिलहाल ये मेरे प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी नहीं समझ लगता है। उसमें तो मैं लिखूंगा, उसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार से रोग रूपी कार्य क्या है और उसके कारण किस किस प्रकार के हैं, ये वैशेषिक सिस्टम कैसी है, और कहाँ वैशेषिक सिस्टम का प्रयोग किया गया है, कहाँ सत्कार्यवाद का प्रयोग किया गया है, कहाँ वेदांत का प्रयोग किया गया है, कहाँ क्षणबंधवाद का प्रयोग किया गया है। ये तो चरक में काफी जगह पे ये स्पष्ट रूप से बताया गया है। लेकिन फिर भी इन सभी का मेलजोल हमें निदान और चिकित्सा में उसका रिफ्लेक्शन
होना जरूरी, इस प्रकार का टाइम। तो शायद ये बात बनेगी। यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरपि दृश्यामः।